नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आपके एनटीए यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के लिए मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में। आपने देखा होगा कि आपके फर्स्ट पेपर में प्रत्येक वर्ष मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स से एक ना एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और ये जो प्रश्न पूछा जाता है यह बहुत ही आसान होता है, जहाँ पर हमको बताना होता है कि किसी पॉल्यूटेंट से क्या प्रभाव पड़ता है और उसका उत्पादन स्रोत क्या होता है। तो इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आया हूं कुछ ऐसे खास प्रदूषकों के बारे में जो कि हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा पाए जाते हैं या फिर कहें कि उनसे ज़्यादा नुकसान भी होते हैं। तो आइए समझते हैं कि वो कौन कौन से हैं। साथ में ही हम जानेंगे उनके उत्पादन स्रोत क्या हैं और हम जानेंगे कि उनके प्रभाव क्या होते हैं। ये आपके फर्स्ट पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप पिछले वर्षों के पेपर को देखेंगे तो आपको निश्चित ही ऐसे प्रश्न अवश्य मिलेंगे। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। तो शुरू करते हैं और आपके सामने यहाँ पर सबसे पहला जो लिखा हुआ है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। CO बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका उत्पादन स्रोत क्या है। देखिए, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है। जीवाश्म ईंधन आप समझते हैं जैसे कि डीजल पेट्रोल, और जब डीजल पेट्रोल का अपूर्ण दहन होता है तो उस समय कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। मैं और अच्छे से समझाने के लिए आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि सरकारें ऐसे वाहनों पर रोक लगाती है जो कि बहुत पुराने होते हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ते हैं। तो होता क्या है कि जब कोई वाहन पुराने हो जाते हैं या फिर जब उनके इंजनों की सही से मरम्मत नहीं की जाती है तो उनके इंजन से धुआं निकलने लगता है, और धुआं निकलने की वजह होता है कि उनके इंजन में जो जीवाश्म ईंधन होता है उसका दहन पूरी तरह से नहीं हो पाता है। तो आपने भी इस तरह से देखा होगा कि बहुत सारे मोटरसाइकिल्स होते हैं, कार्स होते हैं, ट्रैक्टर्स होते हैं, कोई भी व्हीकल्स होते हैं जहाँ पर धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है। तो आप समझ जाते हैं कि धुआं निकलने की वजह क्या है, वहाँ पर ईंधन का अपूर्ण दहन। धुआं क्यों निकलता है? क्योंकि जब उसमें जो ईंधन होता है उसमें जब चीज़ें जो कंपोनेंट्स होते हैं जब पूरी तरह से नहीं जल पाते हैं तो धुआं निकलता है। आपने देखा होगा कि घरों में जलाने वाले LPG गैस जो यूज करते हैं तो वहाँ पर धुआं नहीं निकलता है, क्योंकि LPG का पूर्णतया मतलब कि पूरी तरह से दहन हो जाता है। तो इसके बाद देखिए, औद्योगिक इकाइयों से भी CO उत्पादन होता है। स्वचालित वाहन, जैसे मैं आपसे बोला, कार, मोटरसाइकिल या और भी सिगरेट के धुएं से भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। तो अब देखते हैं कि इससे नुकसान क्या होता है। प्रभाव में आपके सामने लिखा हुआ है, सांस लेने में समस्या होती है और जब ये लंबे समय तक चलती रहती है तो मृत्यु का कारण भी होता है। अब देखिए कि सांस लेने में समस्या क्यों होती है। सांस लेने में समस्या होती है क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो हीमोग्लोबिन से संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। आप जानते हैं कि हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे रक्त के माध्यम में पूरे शरीर में फैलती है। तो जब ये ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं, अगर उसमें CO की मात्रा होगी तो निश्चित ही उस रक्त में जो हीमोग्लोबिन है उससे CO रिएक्शन करेगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन जम जाता है और यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है तो डेथ भी हो जाती है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है आपके लिए, इसे आप ध्यान रखिएगा। जो हीमोग्लोबिन होती है, जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसकी हीमोग्लोबिन से संयोजन क्षमता ऑक्सीजन से 300 गुना अधिक होती है। तो इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही जल्दी हीमोग्लोबिन से जुड़कर उसे ब्लॉक कर देता है। तो आई होप आप यहाँ पर बहुत अच्छे से समझे होंगे कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका उत्पादन स्रोत क्या है और उसके क्या प्रभाव होते हैं। इसी तरह से आगे यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। आपने इसके बारे में अच्छे से सुना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन स्रोत होता है जीवाश्म ईंधनों के दहन से, जंगल में आग लगने से, ज्वालामुखी विस्फोटन से, और जो वाहन होते हैं वहाँ से भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जीवाश्म ईंधनों को जलाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर मैं एक और बात बताऊँगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड नेचुरली एनवायरनमेंट में बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वो चीज़ों को मेंटेन करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। लेकिन जब ये मानवीय गतिविधियों की वजह से ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो सीधी सी बात है
तब समस्या उत्पन्न हो जाती है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा उत्पन्न होता है तो जिसकी वजह से आप जानते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है और जलवायु परिवर्तन भी होने लगते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि अगर हम आज के इस दौर की बात करें तो हमें कभी लगता है कि बरसात किसी टाइम पर होने लगी है, कोई निश्चित पता ही नहीं चलता है कि कौन सा मौसम में कब बरसात हो जाती है। और जो जलवायु परिवर्तन है वो हमको देखने को मिलने लगती है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट को आप अच्छे से समझती हैं। ग्रीन हाउस की वजह से हमारा जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो ये सारी समस्याएं होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो आप ध्यान रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के जो बेसिक सोर्स हैं वो है जीवाश्म ईंधन, जंगलों में आग लगने से, ज्वालामुखी विस्फोटन से भी होता है। और इसके बाद इसके जो प्रभाव होते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट और जलवायु परिवर्तन। ग्रीन हाउस इफेक्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है जो कि अलग तरीके से भी पढ़ाया जा सकता है, मैं बताऊंगा। बट बेसिकली यही है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद आगे आता है मीथेन। मीथेन का जो उत्पादन स्रोत है वो है धान के खेत। ये प्राकृतिक रूप से है। देखिए जो मीथेन है वो प्राकृतिक रूप से और मानवीय गतिविधियों दोनों से उत्पन्न होती है। तो प्राकृतिक रूप से हो गया धान का खेत, और प्राकृतिक गैस और जो तेल एवं कोल के खनन होते हैं वहाँ पर भी उत्पन्न होती है। आर्द्र भूमि होती है, जो दलदली क्षेत्र होते हैं वहाँ से भी उत्पन्न होती है। जैविक दहन से भी उत्पन्न होती है। लैंडफिल एवं वेस्ट, यहाँ पे जहाँ पर चीज़ों को इकट्ठा कर दिया जाता है, चीज़ें सड़ जाती हैं, तो वहाँ पर भी मीथेन उत्पन्न होती है। तो आपको समझना है कि जब यह मीथेन पर्यावरण में ज़्यादा हो जाती है तब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान देती है, जिसकी वजह से आप जानते हैं कि पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। तो आप इसे अच्छे से याद रखिएगा कि जो मीथेन होती है वो प्राकृतिक कारणों से भी होती है और मानवीय गतिविधियों की वजह से भी होती है। इसके बाद आगे आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपने इसके बारे में सुना होगा, CFC बोलते हैं। इसके जो उत्पादन स्रोत होते हैं इसमें आपका जो AC फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर है, और जो फोम होता है, फोम आपने देखा होगा, जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर लोग डांस पार्टी या कहीं पर भी यूज़ करते हैं, और एरोसॉल्स कैन होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं। तो इन सभी चीज़ों से ये आपका CFC उत्पन्न होता है। और इससे क्या नुकसान होता है, जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो जाता है तो उससे ओजोन परत का क्षरण होने लगता है। ओजोन परत के बारे में अभी आपने हाल में ही सुना होगा कि बहुत बड़ा ओजोन लेयर का जो होल था, जो छिद्र था, वो अपने आप कम हो गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे नेचर में जो ओजोन का छिद्र होता है, ओजोन छिद्र होना प्राकृतिक भी होता है और प्राकृतिक तरीके से वो कवर भी हो जाता है। लेकिन जब मानवीय गतिविधियों की वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ज़्यादा उत्पन्न हो जाते हैं तब ओजोन परत प्राकृतिक रूप से रिकवर नहीं हो पाता है। इस वजह से ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से उसका नुकसान होता जाता है। तो आप जानते होंगे कि ओजोन परत का इम्पोर्टेंस क्या है, मैं भी पिछले कई वीडियोस में बता चुका हूं। लेकिन आज मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूं, आपको कमेंट करके बताना है कि ओजोन परत का क्या महत्व है, और साथ में ये भी बताना है कि ये किस मंडल में पाई जाती है। इसके बाद आगे देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है इसका जो उत्पादन होता है वो उद्योगों से बहुत ज़्यादा होता है, परिवहन से कम होता है। तो इसके जो प्रभाव होते हैं वो क्या होते हैं, जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो जल के साथ मिलकर H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करती है, जिसकी वजह से अम्ल वर्षा होती है। आप जानते होंगे कि जो उद्योग होते हैं, उद्योगों में बहुत सारा ईंधन जलाया जाता है। जब उद्योगों से निकला हुआ SO2 एनवायरनमेंट यानी हवा में ऊपर रहता है तो वो क्या करता है, वो जब वर्षा होती है, जल होता है, उसके साथ मिलता है, H2SO4 बनाता है। और H2SO4 आप जानते हैं एक एसिड होता है, खतरनाक एसिड होता है। तो जब वो वर्षा के जल के साथ मिल जाता है, ज़मीन पर आता है, तो ज़मीन पर अगर मानव के ऊपर गिरेगा या किसी बिल्डिंग के ऊपर गिरेगा तो उन सबको नुकसान पहुँचाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है भवन संक्षारण, यानी एसिडिक रेन होती है या फिर SO2 को हम कहें, इसकी वजह से भवन संक्षारण भी होता है। आपने देखा होगा कि जो आपका ताजमहल है आगरा का, तो उसकी उतनी ज़्यादा शाइनिंग नहीं रही है जितनी कि पहले थी। क्यों? क्योंकि लगातार उसके आसपास के जो क्षेत्र है, जो मथुरा है, वहाँ पर ऑयल रिफाइनरीज है, वहाँ पर SO2 की ज़्यादा मात्रा निकलती है, तो उस एरिया में ज़्यादा एसिड रेन भी होती है, जिसकी वजह से उसकी वास्तविक चमक कम हो गई है। धूम कोहरे का निर्माण होता है, मानव स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। इसके बाद आता है यहाँ पे NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।
तो नाइट्रोजन के जो उत्पादन स्रोत हैं इसमें आता है ईंधन दहन और परिवहन। तो ये उत्पादन स्रोत मोस्टली कॉमन है, दहन होते हैं चीज़ों के, ईंधन के। और इसके जो प्रभाव होते हैं इसमें आता है मानव के मसूड़ों में सूजन हो जाती है, रक्त स्त्राव हो सकता है, ऑक्सीजन में कमी हो सकती है, ओजोन परत का क्षरण के लिए भी NO2 सहायक होता है और अम्ल वर्षा के लिए भी ये सहायक होता है। तो आप यहाँ पर ये सभी पॉइंट्स अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद आता है लेड, सीसा। आपने इसके बारे में पहले सुना होगा। लेड का जो उत्पादन स्रोत होता है वो आपका मोबाइल, जैसे हम यूज़ करते हैं अपने हाथों में दिन भर लिए रहते हैं, इसमें जो अंदर जो इसके पार्ट्स होते हैं उसमें लेड का यूज होता है। ईंधन के दहन से भी होता है और उद्योगों से होता है। लेकिन ध्यान रखिए, मोबाइल या फिर आपकी जो LCD टीवीज़ हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, उनमें सीसा ज़्यादा यूज होता है, ज़्यादा उत्पादन होता है। मतलब कि उसमें यूज करते हैं, इस वजह से जब ये ई वेस्ट होता है तो वहाँ पर ये ई वेस्ट जब अनकंट्रोलेबल तरीके से पर्यावरण में पड़ा रहता है, तब ये जो लेड होता है वो एनवायरनमेंट में निकल कर चीज़ों पर प्रभाव डालता है। तो प्रभाव क्या होता है? लेड बहुत ही खतरनाक होता है, आपको ध्यान रखना है। यह हमारे नर्वस सिस्टम और हमारे जो डाइजेशन सिस्टम होता है और कैंसर जैसी समस्याओं को पैदा कर सकता है। तो आपने देखा होगा कि हर हमेशा हमको सलाह दी जाती है कि मोबाइल फ़ोन से दूर रहना चाहिए। मोबाइल फ़ोन से जो रेडिएशंस निकलते हैं वो भी नुकसान होते हैं, और जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है कि हम दिन भर चीज़ों में घुसे रहते हैं, जैसे किसी एप्लीकेशंस पे मोबाइल एडिक्शन हो जाता है, तो ये चीज़ें नुकसानदायक होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो ध्यान रखना है कि जब ये जो मोबाइल्स हैं, जो भी ई डिवाइसेस होती हैं, जब ये ई वेस्ट के रूप में आ जाती हैं, तब ई वेस्ट के रूप में पड़ी पड़ी यह एनवायरनमेंट में लेड को छोड़ने लगती हैं। तभी कहते हैं कि इन चीज़ों को जलाया नहीं जाता है, क्योंकि जलाएंगे तो ऐसी चीज़ें, धातुएं और भी ज़्यादा पर्यावरण में निकलेंगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए सस्पेंडेड पार्टिकल्स के बारे में। सस्पेंडेड पार्टिकल्स, इसे हम बोलते हैं निलंबित कड़की पदार्थ। तो ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ये आपके सीमेंट उद्योग से या जो सड़क पर धूल होती है वहाँ से भी निकलते हैं, घरेलू कारक भी हो सकते हैं, औद्योगिक और खनिज निष्कासन प्रक्रिया के दौरान भी निकलते हैं। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इसका प्रभाव ये होता है कि ये जब छोटे छोटे पार्टिकल्स पेड़ पौधों पर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं, तो पेड़ पौधों की पत्तियों में जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा का मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके माध्यम से पेड़ पौधे गैस को लेते हैं, जैसे कि CO2 को लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरा करने के लिए। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाती है और साथ ही साथ श्वसन तंत्र पर प्रभाव भी पड़ता है। तो ये छोटे छोटे कण होते हैं, आप ध्यान रखिए। एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है कि क्या सस्पेंडेड पार्टिकल्स का प्रकाश संश्लेषण पर कोई प्रभाव पड़ता है? तो हो सकता है कि आपको लगे नहीं पड़ता है, तो आप ध्यान रखिएगा पड़ता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया रुक जाती है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे सूख भी जाते हैं। इसके बाद आगे यहाँ पर है ओजोन के बारे में। तो ओजोन में है, ये आपका जो ओजोन है इसके उत्पादन स्रोत में वाहन और उद्योग लिखे हैं O3। ये वो ओजोन नहीं है जो ओजोन लेयर है, ये ओजोन गैस के लिए है। तो इसका फार्मूला O3 होता है। ये वाहन और उद्योग से भी निकलते हैं और इसके प्रभाव से ये होता है कि आँखों और त्वचा पर विषाक्त प्रभाव होते हैं। आँखों में जलन होती है, त्वचा में कुछ आपको कमियां देखने को मिल सकती हैं, स्किन डिसीजेस हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब ओजोन ज़्यादा मात्रा में होती है तो इससे हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो भी कम होती है और साथ ही साथ सांस लेने में कठिनाई होती है। तो और यहाँ पर मैंने नोट करके लिखा है कि जब यही ओजोन समताप मंडल में पाई जाती है तब ये अल्ट्रावायलेट रेस को रोकती है। तो यहाँ पर आपको उस प्रश्न का आंसर मिल गया जो मैं अभी आपसे पहले पूछा था। तो आपको ध्यान रखना है कि जब ओजोन लेयर समताप मंडल में होती है तब तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, हमारे पृथ्वी तक अल्ट्रावायलेट रेस को आने से रोकती है। लेकिन अगर ये धरातल पर आती है तो यह प्रदूषक पोल्यूटेंट्स का कार्य करती है। आई थिंक आप इस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से याद रख पाएंगे। इसके बाद आता है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में है आपका इसके जो उत्पादन स्रोत होते हैं, इसमें भी आपका जीवाश्म ईंधन के जलना है, नगर निगमों का जो लैंडफिल होता है यानी कूड़े को जो इकट्ठा कर देते हैं, और जो गैसोलीन के टैंक होते हैं और जो औद्योगिक गतिविधियां होती हैं वहाँ से हाइड्रोकार्बन्स उत्पन्न होते हैं। और इस पर जो इसका जो प्रभाव होता है मानव पर बहुत ही खतरनाक होता है। कुछ कैंसरकारी प्रभाव होते हैं, यानी डिसीजेज हो जाती हैं लाइक कैंसर। और अगर ज़्यादा मात्रा में ये इकट्ठा हो जाता है तो उस समय ये पौधों और मानव दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो आई थिंक यहाँ पर मैंने आपके साथ जो भी पॉइंट्स डिस्क्राइब किए हैं आप सभी को समझे होंगे। आप इसे याद रखिएगा अच्छे से और आप इसे नोट भी कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो चीज़ें डिस्क्राइब किया हूँ आपको ईजिली किसी बुक में आसानी से नहीं मिलेगा।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे साथ जुड़े रहें कुछ ऐसे ही और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस प्राप्त करने के लिए।